ma'am. Is it blur or is it clear? It is clear, ma'am. Clear, ma'am. Okay. So now today we are going to start with, we are connecting the springs in parallel. So just look at the condition. This is a spring. This is a rigid support. And like if you see this, so you'll feel like that it is in series. But no, it is not in series. Because if you want to decide whether the resistance is in parallel or not, what is the condition you follow? कब बोलते हो कि कोई चीज parallel में है? When you say something is in parallel, tell me, what is the condition for being in parallel? Resistance parallel में ये कब बोलते हो? Anyone? एक के नीचे होना चाहिए. अब ये डिसाइड कैसे करते हो कि रेजिस्टेंस पैरेलल में है? Current divides into branches. आप रेजिस्टेंस पैरेलल में तब डिसाइड कर पाते हो जब करंट डिवाइड होता है. और किसी भी जगह पर करंट डिवाइड हो रहा है मतलब दोस थिंग्स आर इन पैरेलल. ये बेसिक कंडीशन होती है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes. वैसे ही ये देखने के लिए हमको लग रहा है सीरीज में है, पर अगर मैं यहाँ से कोई फोर्स लगाती हूँ तो ऑफ कोर्स वो फोर्स इसको लगेगा, बट देयर इज अ मास हियर. वो मास कुछ उसमें से कुछ फोर्सेस इनर्शिया को ओवरकम करने में चला जाएगा और रिमेनिंग फोर्स इसके पास जाएगा. मतलब अगर अब इस कंडीशन में मैं फोर्स लगाऊं तो F1 फोर्स इसको लगेगा और F2 फोर्स इसको लगेगा. देयर विल बी डिफरेंट फोर्सेस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर फोर्सेस डिवाइड हो रहा है मतलब दे आर इन पैरेलल. दिस इज वेरी क्लियर. Yes. Yes. So this is F1 जिसका फोर्स कांस्टेंट इज K1. This is F2 जिसका फोर्स कांस्टेंट इज K2. So F1 will be equals to, अब होगा ये कि जब आप इसको पकड़कर खींचोगे when you will stretch it, तो यहाँ पर फोर्स F1 जा रहा है, यहाँ पर फोर्स F2 जा रहा है. दोनों का जो एक्सटेंशन होगा अब यहाँ पर वो सेम होगा. The extension will be E on both the sides. सेम अमाउंट से एक्सटेंड होंगे. इररिस्पेक्टिव ऑफ द फोर्स कांस्टेंट. फोर्स कांस्टेंट अलग है फिर भी दोनों के दोनों सेम अमाउंट से एक्सटेंड होने वाला है यहाँ पे. ओके. सो F1 is equals to K1 into E and F2 is equals to K2 into E, and total force will be simply addition of F1 plus F2. ठीक है. ये कंडीशन आपने खुद की है. You have done this itself कि दोनों का एक्सटेंशन आप चाहते हो कि दोनों का एक्सटेंशन आपने सेम रखा है. इसको भी 2 सेंटीमीटर से मूव किया और इसको भी 2 सेंटीमीटर से मूव किया है. सो ऑफ कोर्स इसको 2 सेंटीमीटर से मूव करने के लिए F1 फोर्स रिक्वायर्ड था और इसको 2 सेंटीमीटर से मूव करने के लिए F2 फोर्स रिक्वायर्ड था. सो दोनों का एक्सटेंशन मैंने सेम रखा हुआ है. सो टोटल फोर्सेस विल बी F1 plus F2. So that is K1 into E plus K2 into E. एंड अगर रिजल्टेंट बोले
तो ks into e. So e got cancelled. ks is equals to k1 plus k2. So this is for the springs which are connected in series. This is very clear. Yes. So I want कि मेरा पूरा सिस्टम 2 सेंटीमीटर से ही एक्सटेंड हो, मतलब मेरा एक्सटेंशन 2 सेंटीमीटर का ही हो. तो अलग अलग था तो भी मैंने 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर किया, और मैं चाहती हूँ कि एवरेज भी मेरा पूरा जो भी सिस्टम है वो 2 सेंटीमीटर से ही मूव हो. सो टोटल एफ इज इक्वल्स टू ks into e is equals to k1e plus k2e. This is very clear. Yes. Yes. Just write it away. लिख लो. हेलो मैम. बोलो. मैम वो जो स्प्रिंग है उसको मतलब कैसे कनेक्ट किया है वो मास ब्लॉक से? बीच में मास लगाया है, ये साइड से स्प्रिंग लगाया और ये साइड से स्प्रिंग लगाया, और फिर उसके बाद दोनों को एक साइड को रिजिड सपोर्ट से लगा दिया और दूसरे साइड से ऐसा कुछ है जिसको पकड़ के आप स्ट्रेच कर सको. सो दैट जो भी Yes, फोर्स ma'am. लगेगा वो फोर्स इसमें से कुछ फोर्स यहाँ चला जाएगा, फिर वो फोर्स इसके इनर्शिया को ओवरकम, जब वही फोर्स आगे बढ़ेगा इसके इनर्शिया को ओवरकम करने जाएगा, जब वो इसके इनर्शिया को ओवरकम करने जाएगा तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा F2 लगेगा. या फिर इस तरीके से बोल सकते हो कि इसको स्ट्रेच कर रही हूँ, इसको भी मेरे को 2 सेंटीमीटर से स्ट्रेच करना है और इसको भी 2 सेंटीमीटर से स्ट्रेच करना है. सिंस दोनों के फोर्स कांस्टेंट अलग अलग है तो यहाँ पे अगर 2 सेंटीमीटर से स्ट्रेच करना है तो यहाँ पे फोर्स अलग होगा, तो यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर से करना है तो यहाँ पे फोर्स अलग होगा. मतलब मैं ओवरऑल सिस्टम को 2 सेंटीमीटर से स्ट्रेच करना चाहती हूँ. सो टोटल फोर्स जो लगेगा यहाँ पर जो लगा प्लस यहाँ पर जो लगा, ऐसा भी बोल सकते हो. Yes, ma'am. So this is KP. बोलो. मैम सीरीज में ये वाला कंडीशन तो नहीं रहता है वहाँ पे 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 रहता है. Sorry, we are doing parallel, right? मैंने ध्यान नहीं दिया. एक मिनट रुक जाओ, मैंने लिखते वक्त थोड़ा ध्यान नहीं दिया. F is equals to F1 plus F2. So हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं. मैंने वो लिखते वक्त गलत लिख दिया, सॉरी. So this is not in series, this is in parallel. ये राइट तो किया है, क्या हो गया? क्यों कंफ्यूज हो गए? करेक्ट है मैम. राइट था तो इस मैंने भी ऐसे ध्यान नहीं दिया. कैपेसिटर्स में भी ऐसे ही होता है. It is correct. मैंने फालतू में काट दिया. It's right. डायग्राम राइट है बच्चा, डायग्राम गलत नहीं है. लग रहा है कैसे डिसाइड करोगे तुम? लगने से क्या होता है? मैंने अभी केस बताया कि पैरेलल या सीरीज होने का कंडीशन सिर्फ देख के नहीं होता कि देख लिया और पता चल गया कि वो सीरीज है या पैरेलल. इसके लिए कुछ कंडीशंस फॉलो होना जरूरी है. अगर वो कंडीशन फॉलो हो रहा है तो वी से दैट कि ओके इट इज इन पैरेलल और इट इज इन सीरीज. वो देखने में ऐसा नहीं है, ऐसा आप लोगों के दिमाग में बैठ गया कि कोई चीज ऐसे लगाई है मतलब वो व्हाट आई कैन से सीरीज ही है.
मैं यहाँ से अगर एक वायर और निकाल दूं, एनी मोर ये सीरीज नहीं रह गया। सो ये आप डिसाइड नहीं कर सकते देखिए कि सीरीज है कि पैरेलल है, आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। अगर फोर्सेस या करंट डिवाइड होता है कहीं पर तो आप कहते हो कि वो चीज पैरेलल में आ जाती है। एनीवेज ये कौन पूछ रहा था? आशुतोष, आशुतोष समझा व्हाट आई सेड? ट्रेन में है शायद ये। बस मैं अभी समझा, वो थोड़ा लेट जो हुआ था ना मैं। ओके ओके, कोई बात नहीं, हाँ सुन लो। इट्स ओके। सबका हो गया ये पार्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो ये क्लियर हुआ? इसको F1 फोर्स लग रहा है, इसको F2 फोर्स लग रहा है। जो भी फोर्स आप लगा रहे हो वो फोर्स यहाँ पर अगर F1 लग रहा है तो सेम फोर्स यहाँ पर नहीं जाएगा। कुछ फोर्स इसको ओवरकम करने में, इसके इनर्शिया में ओवरकम करने में चला जाएगा। तो यहाँ पर F2 फोर्स लगेगा। बट हमने इस तरीके के कंडीशंस रखे हैं कि दोनों का एक्सटेंशन सेम हो। नाउ एक्सटेंशन इज सेम, तो F1 इज इक्वल्स टू K1 इंटू ई, F2 इज इक्वल्स टू K2 इंटू ई। मतलब मैं रिजल्टेंट चाहती हूँ कि मेरा रिजल्टेंट सिस्टम 2 सेंटीमीटर मतलब सेम एक्सटेंशन से एक्सटेंड हो। सो टोटल फोर्स जो भी होगा वो दोनों फोर्सेस का एडिशन होगा, F1 प्लस F2। सो F1 इज K1 इंटू ई, F2 इज K2 इंटू ई, एंड द टोटल फोर्स, टोटल अगर आप रिजल्टेंट देखकर बात करो तो इट विल बी K इंटू ई। सो ई गॉट कैंसल्ड एंड यू गॉट कि अगर आप दो स्प्रिंग्स को पैरेलल में लगाते हो तो आपका जो रिजल्टेंट रिस्टोरिंग फोर्स होता है, या सॉरी जो रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट होता है वो सिंपली दोनों क्या है, फोर्स कांस्टेंट का एडिशन होता है। दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन? Yes. Okay, the next that we are going to study is combination of two SHM having same period and same path. मतलब दो SHMs एक दूसरे को मीट करने वाले हैं और हम ये देखने वाले हैं कि उनका रिजल्टेंट जो भी आएगा वो क्या होगा, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द टू SHMs। टू सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर एक दूसरे को मिलते हैं तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट SHM, और उस रिजल्टेंट SHM में हमको क्या ऑब्जर्वेशंस करने के लिए मिल रहा है। दिस इज वेरी क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? Yes. So you know that the equation of the SHM, the displacement equation, and I am saying that I am taking the period and path to be same. मैंने सब कुछ सेम रखकर मैं एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ। ओके, सो x1 जो पहला SHM है that is given by a1 sin of ओमेगा t, एम्पलीट्यूड्स दोनों के अलग अलग रखे हैं, ओमेगा t प्लस जो फेज कांस्टेंट है that is phi1, and x2 bar is equals to a2 sin of omega t plus phi2. This is very clear. Yes. Now we are going to have कि अगर ये दोनों SHMs एक दूसरे को मिलते हैं, they meet each other, तो what will be the resultant SHM? So of course resultant SHM will be simply addition of all the two, both of them. So x1 bar plus x2 bar. So that will be equals to a1 sin of omega t plus phi1 plus a2 sin of omega t plus phi2. This is very clear. Yes. Now what? a1 sin of omega t plus phi1 and a2 sin of omega t plus phi2. Let's use the trigonometric formula. So what will be the trigonometric formula? Sin of a plus b का फॉर्मूला लगाएंगे। a1 बाहर रखो, सो इसका फॉर्मूला लगाओगे तो एक बार आएगा
sin of omega t cos of phi 1 प्लस a1 इंटू इसी के ऊपर फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए बी प्लस sorry, here the trigonometric formula is your, यहाँ पे लिखती हूँ, sin of a plus b is sin of a cos of b plus cos of a sin of b. ये फॉर्मूला होता है sin of a plus b का. So omega t cos phi 1 and this is cos omega t sin phi 1. ये सबको क्लियर हुआ what I did? Yes. अभी Yes. इस पे भी सेम फॉर्मूला लगेगा, प्लस a2 इंटू साइन ऑफ ओमेगा t cos phi 2 प्लस a2 इंटू cos of omega t sin phi 2. Is this very clear till here? Yes. यहाँ तक लिख के ले लो. Combination of two SHM having same period and same path. Write it till here. Once you're done, let me know. Sin of a plus b का फॉर्मूला लगाया है दोनों साइड में. Here sin of a plus b, here sin of a plus b. दो SHMs एक दूसरे को मीट कर रहे हैं. हम रिजल्टेंट SHM का कंडीशन निकाल रहे हैं कि what we will get for the resultant SHM. What will be the amplitude of the resultant SHM? What will be the displacement of the resultant displacement of the SHM that we are going to find? Done, ma'am. Done? Okay. Now here, if you look at the things, this phi 1, phi 2, these are your phase constants. इसको हम phase constants बोलते हैं. Okay? Phi 1 and this phi 2. ये जो phi 1, phi 2 होता है, these are called as phase constant. Now what is this phase constant? Phase constant का मतलब क्या होता है? Can anyone tell me? It was there in 11th standard. When I'm writing sin of omega t plus phi 1,
This A is your, of course, this A is your amplitude. Since it follows the sine function, sine is here. And when I'm writing omega, you can say it is angular velocity. The small t is time. What is this phi1 and what is this phi2? Can anyone tell me? स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ वेव वेव कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बोल सकता है, yes. For example, I'll explain you this. कि अगर समझो ये मेरा एक SHM परफॉर्म हो रहा है, ये मीन पोजीशन है, and this is extreme position, this is another extreme position. अगर पहले से मेरे वेव के पास ऑलरेडी कुछ एंगल कवर्ड है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा पार्टिकल स्टार्ट ही अब यहाँ पर आई नीड टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ कंडीशन कॉल्ड एज रेफरेंस सर्कल मेथड. Basically it is related from your portion, but I'll explain you what I'm trying to say. But let's not go to reference circle method. अगर आपका पार्टिकल स्टार्ट होते समय when it is starting, आपने जब ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया, ऑलरेडी आपके पार्टिकल के ने पहले से अगर कुछ एंगल कवर्ड किया हुआ था. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग कि पहले ही मेरा पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट है प्लस ए पे, अगर प्लस ए पे प्रेजेंट है तो ऑफकोर्स इफ आई ड्रॉ ग्राफ तो मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा यहाँ से शुरू हो रहा है. मेरा पार्टिकल ऑलरेडी कहाँ पर प्रेजेंट है, वेयर इट इज सिटिंग वेयर इट इज सिटिंग, कहाँ से शुरू हो रहा है मेरा पार्टिकल. कैन यू जस्ट लुक एट दिस ग्राफ, कहाँ से शुरू हो रहा है मेरा पार्टिकल, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन से. या फिर इफ यू ड्रॉ सिंपल साइन थीटा ग्राफ और आपने अपना ऑब्जर्वेशन यहां से शुरू किया, ठीक है, मतलब ऑलरेडी आपका SHM 90 डिग्री परफॉर्म कर चुका था, योर पार्टिकल इज ऑलरेडी एट द एक्सट्रीम पोजीशन. तो ये जो 90 डिग्री है ये हर बार आप इंक्लूड करने वाले हो, आप बोलोगे क्योंकि ऑलरेडी मेरा पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे था, मतलब मेरे पार्टिकल के पास एक एक्स्ट्रा एंगल है जो उसने पहले से कवर किया हुआ है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस Yes. सो ऑलरेडी अगर आपके पार्टिकल ने एक एंगल कवर करके रखा हुआ है, अगर नहीं है तो ऑफकोर्स phi1 विल बी जीरो, phi विल बी जीरो, बट ऑलरेडी अगर आपके पार्टिकल ने कुछ एंगल्स कवर करके रखे हुए हैं तो वी से दैट इट इज फेज कांस्टेंट. और वो हर बार हमको बताना पड़ता है क्योंकि मेरा पार्टिकल स्टार्टिंग में 90 डिग्री कवर कर चुका था, उसके आगे से मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया है. सो दैट इज द रीजन व्हेन यू स्टार्ट और व्हेन यू राइट अ displacement displacement equations, you write x is equals to a sine of omega t plus phi. This phi means initially your particle have covered some angle or not. अगर नहीं cover किया है तो of course it is starting at mean position, your phi will be 0. But if it has covered some angle, so अगर let's say it has already covered 90 degree, so you say your phi is 90 degree or any of the angle, it can be anything. Are you understanding what I'm trying to say? यस Yes. समझो आपने मॉर्निंग में आपने काम करना शुरू किया, बट मॉर्निंग में आपने डिसाइड किया था कि आप 7 o'clock से काम करोगे. 7 o'clock ना उठने के बदले आप 9 o'clock को उठे, यू वेक अप एट 9 o'clock, तो आपका जो भी काम होगा वो सारा का सारा काम 2 hours से आगे चला जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? वॉट एवर वर्क यू विल डू उसमें सब में 2 hour का डिफरेंस आ जाएगा. इफ समवन आस्क यू कि भाई तेरे सारे काम में 2 घंटे का डिफरेंसेस क्यों आ रहा है, तो यू हैव टू स्पेसिफाई एवरी टाइम कि मैंने स्टार्टिंग ये 2 घंटे बाद से की थी, मतलब स्टार्टिंग में मैंने 2 hours कहीं और यूज कर दिया. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस तो वैसा ही कुछ है कि अगर ऑलरेडी आपका पार्टिकल किसी एक दूसरे पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है जहां पर उसने कुछ एंगल कवर किया हुआ है, वह एंगल आपको हर बार अपने डिस्प्लेसमेंट में दिखाना पड़ेगा कि ऑलरेडी मेरे पार्टिकल ने इतना कवर किया था, उसके बाद उसने ओमेगा टी कवर किया है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस व्हाट आई सेड? यस इज दिस एवरीवन क्लियर या किसी को कोई डाउट है व्हाट आई सेड अबाउट phi? फेज कांस्टेंट के बारे में किसी को कोई डाउट है मैंने जो बोला? इज दिस वेरी क्लियर?
Yes, ma'am. What about other people? Shubham, Tejas, Ashutosh? Girls? Yes. Yes, ma'am. Okay. So now we were doing with the equation. So here this phi1 and phi2 are some phase constant. अगर exist करता है तो लिखना है, exist नहीं करता है तो 0 डाल देना है. But अब हम लोग general equations कर रहे हैं तो we have to consider the general, in the general equation you have to introduce that phi. So यहाँ पे a1, a2, phi1 and phi2 ये सारी चीजें जो है ये कांस्टेंट है. मतलब स्टार्टिंग में अगर आपका उसने 90 डिग्री से शुरू किया है तो वो 90 डिग्री ओवरऑल वो कांस्टेंट ही रहने वाला है. कभी 90 कभी 80 ऐसा नहीं होने वाला. अगर स्टार्टिंग में आपने 2 घंटे की 2 आवर्स लेट कर दिया है और आपको बोला गया है कि ना तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो ना तो आप स्पीड कम कर रहे हो, तो वो 2 आवर का डिफरेंस हमेशा ही एक्सिस्ट करने वाला है. सो दैट फेज कांस्टेंट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट एंड एम्पलीट्यूड्स आर गोइंग टू बी कांस्टेंट. इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so we got earlier we got the equation as x is equals to a1 sin omega t cos phi1 plus a1 cos omega t sin phi1 plus a2 sin omega t cos phi2 plus a2 cos omega t sin phi2. Now what we are going to do, हम sin theta और cos theta वालों को कॉमन करते हैं. We'll write it as x is equals to sin of omega t. तो यहाँ पर अंदर आ जाएगा a1 cos phi1 plus a2 cos phi2 प्लस यहाँ से हम cos कॉमन करते हैं दोनों में से, cos of omega t a2 a1 cos a1 sin phi1 plus a2 sin phi2. ये क्लियर हुआ क्या किया? Is this clear? Yes. Now this a1, this cos phi1, a2 cos phi2, a1 sin phi1, a2 sin phi2, ये एक constant value देने वाला. This is going to give us some constant value, right? तो हम क्या करते हैं, इतने बड़े इक्वेशन को हम किसी एक कांस्टेंट वैल्यू से जो भी इसका रिजल्ट आने वाला है उससे हम रिप्लेस करने वाले हैं. सो a1 cos phi1 plus a2 cos phi2 I am replacing as r cos of delta. मतलब एम्पलीट्यूड का जो भी रिजल्टेंट आएगा दैट इज r, एंड phi1 और phi2 मिला के जो भी रिजल्टेंट फेस कांस्टेंट आने वाला है दैट इज डेल्टा. So I am replacing a1 cos phi1 plus a2 cos phi2 by r cos delta. Is this very clear? This value is going to be constant and I am replacing it with the resultant constant. Is this very clear? Yes. Yes, ma'am. Now same, even ये a2, ये दो a1 और a2 constant है, sin of phi1 और sin of phi2 क्योंकि phi constant रहने वाला है तो sin of phi1 और sin of phi2 भी constant होगा. मतलब this part again is going to be some constant. और इसके कांस्टेंट को I'll replace it at a1 sin of phi1 plus a2 sin of phi2 is equals to r sin of delta. Is this very clear till now? Yes, ma'am. So let's substitute. ये replacement का मतलब समझा कि this value is going to be some constant and इसका जो भी resultant आने वाला है a1 और a2 का that constant is r. और cos phi1 और cos phi2 ये जो फेज कांस्टेंट है इनका जो भी कांस्टेंट आने वाला है दैट आई एम रिप्लेसिंग बाय cos ऑफ डेल्टा. सेम वैसे ही a1 एंड a2 का जो भी रिजल्टेंट आने वाला है दैट आई एम रिप्लेसिंग बाय कैपिटल R, एंड sin1 sin और sin phi2 का जो भी रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी sin डेल्टा. आई एम रिप्लेसिंग इट बाय अ कांस्टेंट sin डेल्टा. इज दिस वेरी क्लियर कि रिप्लेसमेंट क्यों किया और कैसे किया? सो नेक्स्ट इज x is equals to sin of omega t r cos delta plus cos of omega t r sin delta. This is what you got, right? And this x
अगर आप r कॉमन कर दो, so it is sin of omega t cos delta plus cos of omega t sin delta. Again, sin a cos b, cos a sin b का फॉर्मूला बन गया. So it is r of sin of omega t plus delta. This is the resultant displacement of the particle when two SHMs combine with each other. This is very clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिख के ले लो, फिर आगे जाते हैं. कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना.
Are you people done? Yes, ma'am. Yes, miss. Should I move ahead? Yes, ma'am. Okay. So let's try to find out the resultant now. So the resultant of the amplitude will be a vector. If you want to calculate a magnitude of the resultant or magnitude of a vector quantity, how you go? So R is equals to it will be R is equals to R sine of omega t, sorry, R sine of delta, the whole square, plus R cos of delta, the whole square, under root of that, under root, you'll put a root sign. This is how you go for the resultant vector ka magnitude. So R is equals to under root of R square sine delta the whole square, keep it like that only, R square cos delta the whole square. Take square root on both the sides. R square is equals to R square sine delta the whole square plus R square cos delta the whole square. Now what? Now when you say R of sine delta and R of cos delta, so R of sine delta, okay, don't make the common R square. Let's take it the whole square only. R of sine delta and R of cos delta exactly kya tha? Do you remember what we substituted R of sine delta? It was A1 cos phi 1 plus A2 cos phi 2. no, R of sine delta was A1 A1 sin sin phi 1 A1 sin phi 1 plus A2 plus sin phi 2. A2 sin phi 2. Yes, that will be the whole square plus R cos delta was A1 cos phi 1 plus A2 cos phi 2, the whole square. Is this very clear till this much? Yes. यहाँ तक लिख के ले लो, फिर आगे जाए. Once you're done, let me know. After that, apply A plus B the whole square का formula on both the parts. यहाँ तो हो जाए तो let me know. Done, ma'am. Done. So your R is equals to R square is equals to A1 sin phi 1 plus A2 sin phi 2 plus A1 cos phi 1 plus A2 cos phi 2 the whole square. Apply A plus B the whole square ka formula. This will be A1 square
sin square phi 1 plus a1 a2 sin phi 1 sin phi 2 2 times a1 a2 sin phi 1 sin phi 2 plus a2 square sin square phi 2. इस पे मैंने a plus b the whole square का फॉर्मूला लगाया है. Is this very clear? Yes. Same will be applied to this plus a1 square cos phi 1 cos square phi 1 plus 2 times a1 a2 cos phi 1 cos phi 2 plus a2 square cos square phi 2. Is this clear? Yes. Now अगर यहाँ से मैं a1 square कॉमन करूँ तो this will be sin square phi 1 plus cos square phi 1 which is equal to 1. 1. So a1 square plus a2 square and यहाँ पर अंदर आ जाएगा sin square phi 1 plus cos square phi 1. Is this very clear? Yes. Plus यहाँ से 2 times of a1 a2 कॉमन किया, अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा sin phi 1 sin phi 2 plus cos phi 1 cos phi 2 and the last term को अगर इन दोनों को लेकर कॉमन किया तो it will be ओके यहाँ पे a1 स्क्वायर कॉमन हुआ है, a1 स्क्वायर कॉमन हुआ है तो sin स्क्वायर phi 1 plus cos स्क्वायर phi 1 रहेगा. यहाँ पे a2 स्क्वायर कॉमन हुआ है सो sin स्क्वायर phi 2 plus cos स्क्वायर phi 2. यहाँ तक सबको क्लियर हुआ what I did? Yes. Now this will give me 1 and this also will give me 1. Trigonometric function है, trigonometric equation. So a1 square ये जो दिख रहा है sin phi 1 sin phi 2 cos phi 1 cos phi 2, this is again a trigonometric formula. Can anyone tell me what is the formula for it? किसका formula है ये? Cos A minus B. Yes, cos a minus b का formula है. So a1 square यहाँ पर सिर्फ a1 square बचा. This is 2 times of a1 a2 cos of phi 1 minus phi 2 plus a2 square. So this is resultant r square. So r will be under root of a1 square plus a2 square plus 2 times of a1 a2 cos of phi 1 minus phi 2. अब ये cos of phi 1 minus phi 2 क्या बताने वाला है वो हम थोड़ा आगे समझेंगे. यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. अक्षय को छोड़ के बाकी लोग बैच में नहीं है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिख के ले लो यहाँ तक फिर आगे जाते हैं.
Once you're done, let me know. Done, ma'am. Okay. Now No, this was miss. resultant. हो गया? आगे जाऊं? No. Okay. Done, miss. Okay. So this was the resultant amplitude of the two SHMs. Now let's calculate the delta. Now R sine delta was your A1 sine phi 1 plus A2 sine phi 2. And R cos delta was A2 cos phi 1 plus, sorry, A1 cos phi 1 plus A2 cos phi 2. Divide this 2. This R got cancelled. You got sine delta upon cos delta is 10 delta. 10 delta is equals to A1 sine phi 1 plus A2 sine phi 2 upon A1 cos phi 1 plus A2 cos phi 2. For delta is equals to 10 inverse of A1 sine phi 1 plus A2 sine phi 2, A1 cos phi 1 plus A2 cos phi 2. This is how it goes. So this is the resultant phase constant of your two SHMs which are combined. Is this clear what I did? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Read away, लिख के ले लो. Then we will go for some cases. Once you're done, let me know.
Done, ma'am. Done? Is everyone done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, as we got the resultant as a1 square plus a2 square plus 2 times of a1 a2 cos of phi1 minus phi2. This cos of phi1 minus phi2 tells you about the two SHMs when they are meeting. What are their phases? उनके phases क्या है? Okay. Let's say कि अगर उन दोनों के बीच में कोई phase difference नहीं है, मतलब जो पहले वाले का phase है वही दूसरे वाले का भी phase है, phi1 और phi2 एक दूसरे के बराबर है. Are you understanding what I'm trying to say? मतलब अगर पहला भी 90 डिग्री, पहला वाला भी, पहले वाले ने भी स्टार्टिंग 0 से रखा है, दूसरे वाले ने भी स्टार्टिंग 0 से रखा है, means there is no difference between the two phases of the particle, of the particle which is performing that SHM. Are you understanding what I'm saying? Yeah. Ma'am, repeat. Let's say the cases. Let's go with the cases. Case 1. Case 1 is if I'm saying phi1 minus phi2 is 0. इसका मतलब ये है कि अगर phi1 minus phi2 0 कब होगा? जब दोनों के दोनों जो है both will have the same phase constants, right? मतलब अगर पहला 0 से शुरू हो रहा है तो दूसरा भी 0 से ही शुरू हो रहा है, या पहला 90 स्टार्टिंग में कुछ उसने एक एक्स्ट्रा एंगल 90 रखा है तो दूसरे ने भी एक एक्स्ट्रा एंगल 90 रखा है. Are you understanding what I'm saying? Yes. Yes, ma'am. So अगर दोनों का इनिशियल कंडीशन सेम है, दोनों का फेज कांस्टेंट सेम है, so we say that they are in phase. दोनों फेज में है, दोनों फेज में है मतलब दोनों का फेज जो है वो सेम है, दोनों का फेज कांस्टेंट सेम है. So cos of phi1 minus cos of phi2 that is cos of 0 and cos of 0 क्या होता है? 1. So your resultant amplitude will be a1 square plus a2 square plus 2 times of a1 a2 under root. Is this very clear? Yes. ये कंडीशन समझा? इफ दे आर इन फेज का मतलब क्या है? इन फेज का मतलब है कि दोनों के पास जो फेज कांस्टेंट है, जो एंगल स्टार्टिंग में कवर्ड है वो सेम है. अगर पहला 0 से शुरू हो रहा है तो दूसरा वाला भी 0 से ही शुरू हो रहा है, पहला 90 से शुरू हो रहा है तो दूसरा वाला भी 90 से ही शुरू हो रहा है, अगर दोनों के फेज कांस्टेंट सेम है. इज दिस वेरी क्लियर? अगर दोनों के फेज कांस्टेंट सेम है, we say they are in phase and we get the resultant amplitude as this. अगर मैं एम्पलीट्यूड्स को सेम ले लेती हूँ, a1 is equals to a2, your resultant will be a square. Let's say a1 is equals to a2 is equals to a square plus 2 times of a into a. So r is equals to 2a square plus 2a square. So r is equals to under root of 4a square, which is actually 2a. If ये समझा सबको? Yes. मतलब पहला SHM अगर a का है और दूसरा SHM भी अगर a का है तो ये दोनों इंडिपेंडेंटली जो रिजल्टेंट निकालेंगे, दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. इफ यू रिमेंबर कि ये अपना इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन करेगा, ये अपना इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन करेगा, और जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों का एडिशन आएगा, दैट इज 2a. इज दिस वेरी क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So write it away, ये लिख के लो, then we will go for case 2.
Are you people done? Yes, ma'am. Case 2. If I say one is starting from 0 and another is starting from 90 degree, so दोनों का अगर पहला जो है वो 0 से मीन से ही शुरू कर रहा है और दूसरा वाला जो है वो स्टार्टिंग से 90 से शुरू कर रहा है, मतलब दूसरे वाले के पास एक एक्स्ट्रा फेज है दैट इज 90 डिग्री. सो ऑफ कोर्स, या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हो, फेज मुझे पॉजिटिव रखना है कि पहला अगर 90 से शुरू हो रहा है और दूसरा अगर 0 से शुरू हो रहा है, दोनों को मैं कंबाइन कर रही हूँ, मींस देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री बिटवीन द टू. सो यू नो cos of phi 1 minus phi 2, that is cos of 90 degree is equals to 0. So you'll get the resultant amplitude as under root of a1 square plus a2 square plus 2 times a1 a2 cos of 90 degree. So this whole term will be 0. So r is equals to under root of a1 square plus a2 square. This is very clear. Yes. Yes, ma'am. And if a1 is equals to a2 is equals to a, so r will be a square plus a square, that is equals to r is equals to 2 times of a square, that is under root 2 of a. This is very clear. Yes. Write it away. लिख लो. Girls, आपको clear हो रहा है what we are doing? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हो गया? Yes, ma'am. Now let's take the case if the two waves are out of phase. Out of phase मतलब अगर पहले वाले वेव का क्रस्ट और दूसरे वाले वेव का ट्रपेसा मीटिंग हो रहा है, ऐसा. So दोनों के बीच में जो एंगल का डिफरेंस आएगा, of course it will be the difference of 180 degree.
phi1 minus phi2 is equals to 180 डिग्री। ऐसा कंडीशन आपने किया हुआ है, आप लोग का ऑप्टिक्स हुआ है क्या? इंटरफेरेंस डाइफ्रैक्शन मैम ऑफलाइन हो गया है। अच्छा ऑफलाइन हो गया, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 cos of 180 degree. So R is equals to, and cos of 180 degree is minus 1. a1 square plus a2 square plus 2 times of a1 a2 minus 1. So R is equals to under root of a1 square plus a2 square minus 2 times of a1 a2. And if I say a1 is equals to a2 is equals to a, दोनों का एम्पलीट्यूड अगर मैं सेम रखूं तो जितना से ये ऊपर की तरफ खींचने वाला है उतने से वो ये नीचे की तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा व्हाट विल बी इट, क्या हो जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? इट विल बी 0 a square plus a square minus 2 times of a square. So R is equals to 0 for such condition. This is everyone clear what I have done? यस मैम। Write it away, लिख लो। Once you're done, let me know. डन मैम। Okay. If the next heading is phase. Phase आपको क्या क्या समझाता है? I'll explain you. The next heading is phase. Now what is this phase explains you? Phase explains the state of vibration. State of vibration का मतलब क्या है कि किसी भी पार्टिकल का वाइब्रेशन का कंडीशन क्या है, क्या क्या कंडीशंस पे है वो। व्हाट आर दोस कंडीशंस? पहली चीज कौन से पोजीशन पे बैठा है, एट व्हाट पोजीशन इट इज सिटिंग। सेकंड चीज कितना एंगल कवर्ड किया हुआ है, व्हाट एंगल इट हैज कवर्ड। थर्ड चीज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस क्या है, कौन से ऑसिलेशन कौन से वेव में बैठा है। एंड फोर्थ थिंग कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है। फेज आपको इन सारी चीजों के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल समझो यहाँ पर एक पार्टिकल है जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है और उसका हमने ये ग्राफ बनाया है और अभी ये पार्टिकल यहाँ पर है कहीं पर, ठीक है, इस समय ही आओ। तो फेज आपको ये बताता है कि उसका एक्स का पोजीशन क्या है, व्हाट इज एक्स पोजीशन। दूसरी चीज उसने कितनी एंगल कवर की हुई है, हाउ मच इज द एंगल कवर्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो कितना कवर कर चुका है, दिस इज 360 प्लस 90, हाउ मच, 360 प्लस 90 450, राइट। यस। तो वो कौन से एंगल पे बैठा हुआ है, दैट इज 450 डिग्री पे बैठा हुआ है।
वो एंगल बताएगा, कहाँ बैठा है वो बताएगा, फेस आपको कौन कितना एंगल कवर किया वो बताएगा, कौन से ऑसिलेशन में बैठा है। ये आपका एक ऑसिलेशन कवर हो गया, मतलब ये पार्टिकल अभी दूसरे ऑसिलेशन में बैठा है, इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको फेस देता है। एंड लास्ट, इसके आगे पार्टिकल कहाँ जाने वाला है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यहाँ से पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब अगेन द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको फेज देता है। सो फेज एक्सप्लेन्स यू अबाउट ऑल दिस कंडीशंस। फेज का मतलब ही होता है स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, कि स्टेट ऑफ वाइब्रेशन क्या है। और फेज कांस्टेंट का मतलब होता है कि स्टार्टिंग से उस पर्टिकुलर पार्टिकल के पास अगर इनिशियली कोई कंडीशंस है, इनिशियली कोई कंडीशन मतलब इनिशियली उसके पास कोई एंगल है which is represented by phi, that is called as phase constant. Is this very clear what is phase and what is phase constant? Yes, ma'am. तो आप वो जो x is equals to a sin of omega t plus phi लिखते हो ना, ये जो है थीटा is equals to omega t plus phi, इसी को हम फेज बोलते हैं। दिस इज ओनली कॉल्ड एज फेज। यही आपका फेज कहलाता है। ये थीटा आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देता है, आपका पार्टिकल कहाँ बैठा है, कौन से पोजीशन पे बैठा है, कितना एंगल कवर किया है, कौन से ऑसिलेशन में बैठा है, आगे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, आगे पार्टिकल कैसे बिहेव करने वाला है, कहाँ जाने वाला है, वो सारी चीजें आपको ये थीटा समझा देता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, ma'am. So this is all about the phase. So लिख के ले लो, phase is defined as, और phase explains you, ऐसे लिखो, phase explains you, phase explains the state of vibration, phase explains the state of vibration, phase explains the state of vibration, that is ये चारों पॉइंट्स लिख लो। It explains you about where the particle, what is the position of the particle, what angle it has covered, what is the number of oscillations, which number of oscillation में बैठा है, and what is the direction of velocity at that particular point. ये हो जाए तो बोलना। Once you're done, let me know. Done, ma'am. Done, miss. लिखो x is equals to a sin of omega t plus phi, where this omega t plus phi is equals to theta. This is called as phase.
Are you people done? Yes, miss. Yes, ma'am. Is it clear what do you mean by phase and what do you mean by phase constant? सबको समझा phase क्या है और phase constant क्या है? Yes. So यहाँ तक कुछ डाउट है तो पहले क्लियर कर लो, जैसे एक बार गो थ्रू करो, देखो कुछ नहीं समझा है तो पूछ लो. Is there any doubt? You can just ask it away. पूछ लो. केदार क्लियर हुआ? क्या समझाया? श्रेया, मानस, आदिति, Yes, ma'am. okay. So कोई डाउट है किसी को? Are you people seeing? देख रहे हो? Sharon? Yes, ma'am. Okay.